हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कमल। क्या आपने बोलिंजर बैंड्स के बारे में सुना है? क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो काफी रिकमेंड किया जाता है, काफी यूज किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे शॉकिंग बातें आपको बताऊंगा कि आप एकदम हैरान रह जाएंगे, और जितने भी मिथ्स हैं इसके बारे में वो हम तोड़ेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बहुत ही जल्दी बेसिक्स बता दूं, खास करके उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं पता है। तो बेसिक्स बता के फिर मैं आपको उसके बाकी चीजें बताऊंगा, चार्ट्स पे भी समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं वाटर। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाने वाला एक टूल है। इसमें एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, और उसके ऊपर और नीचे दो और लाइंस होती हैं जो दो स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर और नीचे सेट किए जाते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड डिवीएशन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दो क्यों किए जाते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ये जो बैंड्स हैं, ये ज्यादातर जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक की उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो लगभग 90% वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक की कैप्चर हो जाती है इन लाइंस के बीच में। और जब स्टॉक वॉलेटाइल होता है तो बैंड्स एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब स्टॉक कम वॉलेटाइल होता है और फ्लैटिश रेंज में रहता है तो वो जो बैंड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट आपको टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, एक तो होता है स्क्वीज और दूसरा होता है ब्रेकआउट। तो चलिए समझते हैं ये दोनों चीजें क्या हैं। स्क्वीज होता है जब बैंड्स जो हैं वो एकदम पास में आ जाएं, जैसे ये जो सेंटर लाइन है एसएमए की, और बैंड पहले एक्सपैंड हो रहा था, फिर पास में आ गया, फिर एक्सपैंड होने लग गया, और यहाँ पे भी बैंड ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। तो ये जो पोर्शन है इसको बोला जाएगा स्क्वीज, जहां पे जो बैंड्स हैं वो सेंट्रल जो लाइन है मूविंग एवरेज की वो उसके एकदम काफी पास आ जाते हैं। ये जो स्क्वीज पीरियड होता है ये लो वॉलेटिलिटी का पीरियड होता है, और इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कभी ना कभी इन द फ्यूचर द स्टॉक प्राइस विल मूव आउट ऑफ दिस स्मॉल रेंज एंड देयर विल बी वॉलेटिलिटी, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिमिलरली जब बैंड्स दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जैसे मान लीजिए ये वो है तो सेंटर लाइन है, और ऐसे आ गया बैंड, ऐसे चला गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी बैंड ऐसे चला गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो वॉलेटिलिटी ज्यादा मानी जाती है, और स्टॉक सेंटर लाइन से काफी दूर ट्रेड कर रहा होगा। तो हो सकता है वो यहाँ ट्रेड कर रहा हो सकता है वो यहाँ ट्रेड कर रहा हो। तो ऐसे पॉइंट्स पे स्टॉक जो है वो सेंटर लाइन से थोड़ा दूर होता है, इसीलिए जो है बैंड्स वो एक्सपैंड हो जाते हैं। और इन पॉइंट्स पे ऐसा माना जाता है कि जब बैंड्स एक्सपैंड हो जाएं तो ट्रेड को एग्जिट करने की पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी कि आप अपने ट्रेड को पहले अगर लिया था ट्रेड को तो उसको क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि जब बैंड्स एक्सपैंडेड हों और स्टॉक जो है वो इन दोनों में से ऊपर या नीचे की लाइन में से किसी को टच कर रहा हो, तो वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में माना जाता है। अगर ऊपर की लाइन को टच कर रहा है तो ओवरबॉट, अगर नीचे की लाइन को टच कर रहा है तो ओवरसोल्ड। तो अगर ओवरबॉट होगा तो कभी ना कभी उसको उसमें सेलिंग आएगी और वो सेंटर लाइन की तरफ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लाइन एक स्टेबिलिटी की लाइन है और सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। सिमिलरली जब ओवरसोल्ड होगा तो कभी ना कभी इसमें बाइंग आएगी, और वो उसमें उसकी वजह से वो राइज करके सेंट्रल लाइन की तरफ जाएगा। तो जब इन दोनों लाइंस के पास में हो तो ऐसा माना जाता है, इट्स अ कॉमन थॉट, कि इसमें बाइंग या सेलिंग आ सकती है। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं कि हालांकि जो लाइंस है वो 90% वॉलेटिलिटी कैप्चर कर लेती हैं, लेकिन कई बार जब बैंड के ऊपर निकल जाता है प्राइस स्टॉक का सडनली बड़ी शार्प मूवमेंट के साथ, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तो उसको बोला जाता है ब्रेकआउट। अब इसकी लिमिटेशन समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि लिमिटेशंस की वजह से ही ये उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, और वो अभी आपको मैं समझा देता हूँ क्यों। सबसे पहले तो जो बैंड्स हैं वो सिग्नल कब देंगे कि चेंज कब होगा, ओवरबॉट से सेलिंग कब आएगी या ओवरसोल्ड से बाइंग कब आएगी,
या किस डायरेक्शन में स्टॉक मूव करने वाला है, इसका किसी तरह का कोई सिग्नल बैंड्स नहीं देते हैं, तो आपको पता ही चलेगा कि ट्रेड कब लूं और किस डायरेक्शन की ट्रेड लूं, बाय करूं या सेल करूं और कब करूं। दूसरा, ये किसी भी तरह से ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, तो ब्रेकआउट जो है वो कोई ऐसा क्लू नहीं देते कि प्राइस मूवमेंट कब आएगी और कितनी आएगी। तो मूवमेंट थोड़ी होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, ये कुछ नहीं पता लगता। तीसरा, ये एक स्टैंड अलोन ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि प्राइस में, स्टॉक के प्राइस में वॉलेटिलिटी कितनी है, उसके अलावा ये कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और एसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे ये, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज पे बेस्ड है, तो ये पुराने डेटा को भी उतनी ही वेटेज देता है जितना नए डेटा को देता है। तो जो इसकी जो इंफॉर्मेशन है, नई इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट है, वो डाइल्यूट हो जाती है ओल्ड डेटा की वजह से। इसको चार्ट पे समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट मैंने लिया है अदानी पोर्ट्स का, एकदम लेटेस्ट चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें मैं आपको लिमिटेशंस जो हैं वो इस चार्ट पे भी समझा देता हूं, जो मैंने अभी जस्ट बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि द अपर बैंड सिग्नल्स दैट द स्टॉक इज ओवरबॉट एंड लोअर बैंड सिग्नल्स दैट द स्टॉक इज ओवरसोल्ड। ये ऐसा माना जाता है कि जो ओवरबॉट, तो ये जो पोर्शन है, ये पर्पल लाइंस जो हैं, ये जो डॉटेड लाइन है बीच वाली, ये है सेंट्रल लाइन। ये जो ऊपर वाली पर्पल लाइन है, ये वाली, ये है बैंड की अपर लाइन, और ये है बैंड की नीचे वाली लाइन। तो इस रेंज के बीच में स्टॉक को जाना चाहिए। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कंफ्यूजिंग भाषा बोली जाती है बोलिंगर बैंड यूज करते समय। यानी कि एक तरफ बोला जाता है कि अगर स्टॉक इस पॉइंट पे होगा, यानी कि लाइन को टच कर रहा होगा, तो वो ओवरबॉट माना जाएगा, तो वहां पे आप उसको सेल करें क्योंकि वो ओवरसोल्ड की लाइन की तरफ जाएगा। सिमिलरली जब ओवरसोल्ड होगा तो वो ओवरबॉट की तरफ जाएगा। अगर इस लाइन को टच कर रहा होगा तो यहाँ से बाइंग आएगी और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ पे सेल करता तो इस समय तो कमा लेता, लेकिन अगर यहाँ सेल करता तो स्टॉक आप देखिए कि ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो यहाँ पे उसको लॉस बुक करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि काफी बार स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर कोई ओवर सेल कर देगा तो उसको नुकसान होता जाएगा। दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि जब ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक का प्राइस जो है इस लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाता है, जैसे इस केस में हुआ, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है इस स्टॉक के डेली प्राइस की, वो इस बैंड की ऊपर है। तो अगर कोई इसको ब्रेकआउट मान ले और यहाँ बाय कर ले, तो आप ये देख सकते हैं कि अगले दिन जो क्लोजिंग हुई वो इस दिन की क्लोजिंग से भी कम हुई। ये भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश क्लोजिंग थी। उसके बाद यहाँ पे आके इतनी शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है कि हो सकता है किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाए और उसकी पोजीशन कट जाए एट अ लॉस। सिमिलरली कई बार, और जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हुई है इस लाइन के, लेकिन अगले दिन से सेलिंग शुरू हो गई। अब कोई सोचेगा कि जिस तरह से यहाँ पे एक कर्व के बाद में स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया, हो सकता है इस लाइन के पास आ जाए जो सेंट्रल लाइन है, क्योंकि यहाँ से भी जो रिवर्सल हुआ था वो भी सेंट्रल लाइन के पास हुआ था। यहाँ पे भी जो रिवर्स हुआ वो नियर सेंट्रल लाइन हुआ, यहाँ पे तो और भी ज्यादा। तो कोई सोचेगा कि यहाँ पे आके फिर से स्टॉक ऊपर मूव करता चला जाएगा, तो वो गलत साबित हुआ और स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे ही जाता गया। तो ऐसे बड़े धोखे मिलेंगे अगर बोलिंगर बैंड को यूज किया जाएगा, तो काफी सारे लॉस बुक होने के चांसेस होते हैं। चाहे आप होल्ड करेंगे और आप यहाँ पे सेल कर देंगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर मूव करता जाएगा। अगर आप बाय करते हैं ब्रेकआउट पे और सेलिंग आ गई जैसे इस केस में आई है, तो भी नुकसान होता जाएगा। और देखिए, ये जो स्क्वीज की बात हो रही थी, स्क्वीज यहाँ हुआ। अब स्क्वीज होने के बाद में स्टॉक किसी एक डायरेक्शन में जरूर जाता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन इसमें स्क्वीज एक्सपैंड होते ही स्टॉक ऊपर गया। तो अगर कोई बाय करेगा ये सोच के कि देखो जी ट्रेंड सेट हो गया है ऊपर का, तो बाय करेगा तो उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दोनों देता है। अब इंसान को ये समझ नहीं आता कि जब किसी एक ऊपर या नीचे की लाइन को टच कर रहा हो स्टॉक, तो करना क्या चाहिए। बाय करें तो प्रॉब्लम है, सेल करें तो प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से ही नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट प्रिडिक्टेड। अब अगर मैं इस पॉइंट पे स्टॉक जो है मार्जिनली ऊपर क्लोज हुआ इस लाइन के, अगर मैं बाय करूं तो अगले दिन नुकसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सेल करूं तो भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे अब ऊपर मूव करते जा रहा है, तो दोनों तरफ से कष्ट ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और कोई अगर इंट्राडे भी खेलेगा तो उसमें भी
उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंट्राडे मूवमेंट में भी काफी वॉलेटिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार स्टॉक ऊपर जाके फिर उसमें सेलिंग आ जाती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो डाउनवर्ड सेलिंग आ गई, ये चीजें बॉलिंजर बैंड्स में पता नहीं लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमेशा सेम नहीं रहती दोनों एंड्स पे। हालांकि स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो ये कायदे से दोनों एंड्स पे जो सेंटर लाइन है उससे इक्वली दूर होनी चाहिए। उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये है सेंटर लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो पार्ट है ये अपर लाइन है। तो ये आप देखेंगे कि सेंटर लाइन और उसमें बहुत कम डिस्टेंस है, जबकि ये जो है ये तो लाइन दिखाई भी नहीं दे रही है स्क्रीन पे और सेंटर लाइन से काफी ज्यादा दूर है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन जो है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, जो कि मैथमेटिकल है। अब ये बोला जाता है बोलिंजर बैंड यूज करते समय कि आप बोलिंजर बैंड्स को आरएसआई के साथ में और एमएसीडी के साथ में यूज करें, क्योंकि बोलिंजर बैंड्स कभी भी एज एन स्टैंडअलोन या आइसोलेटेड इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। तो आरएसआई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन वो सिर्फ स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखाता है मूवमेंट की, लेकिन वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा और ट्रेंड रिवर्स कब होगा उसका इंडिकेशन नहीं देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था, सडनली इसमें सेलिंग आ गई, फिर यहाँ ऊपर जा रहा था, फिर सडनली सेलिंग आ गई, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 70 की लाइन को टच करने वाला था, सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे टच जस्ट किया ही था, उसके बाद से फिर से सेलिंग आ गई। तो स्ट्रेंथ तो दिखा देता है, इसको और तरीकों से और इंडिकेटर्स के साथ तो आप कपल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलिंजर बैंड्स के साथ करेंगे तो जो इंडिकेटर खुद ही नहीं दिखाता और ये भी नहीं दिखाता, तो इससे आप प्राइस की मूवमेंट का या ट्रेंड का कैसे पता लगाएंगे, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आरएसआई और सेकंड इंडिकेटर जो इसके साथ यूज किया जाता है, एमएससीडी यूज किया जाता है बोलिंजर बैंड्स के साथ में, लेकिन एमएससीडी खुद ही एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो जब तक आपकी लाइन क्रॉस करेगी एमएससीडी की, ट्रेंड पहले से ही चेंज हो चुका होता है, लेकिन क्योंकि ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है तो इसीलिए मूविंग एवरेज कुछ टाइम बाद उसको इफेक्ट लेने में उसको टाइम लगता है, जब तक प्राइस काफी मूव हो चुका होता है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है ट्रेंड पहले से ही रिवर्स हो चुका हो, लेकिन आपको जब तक पता लगे तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसका भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है इसने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आके सेल किया जाता है ये बोल के कि भाई ये सोच के कि यहाँ से स्टॉक में सेलिंग मूवमेंट, यहाँ पे इस स्टॉक में सेलिंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब चीजें आपको एमएसीडी से मालूम नहीं चलेंगी। तो इसीलिए बोलिंजर बैंड्स को अगर खास करके आप इन दोनों इंडिकेटर्स के साथ में यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप उसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स या आरएसआई वगैरह के साथ यूज करेंगे, कुछ और इंडिकेटर्स के साथ यूज करेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा फायदा हो। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग वीडियो बनाने के लिए, व्यूज लेने के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो एक्चुअली व्यूअर के कोई किसी काम नहीं आने वाले और उसको सिर्फ गुमराह करने वाली बातें होती हैं। लेकिन अगर आप ये इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना आगाह करना चाहता था कि अगर आप किसी की भी वीडियो देख के अगर आप ऐसे इंडिकेटर्स के साथ में यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई और रिक्वेस्ट है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में भी मुझे लिख सकते हैं और मेरे ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करते समय आपको जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा उसकी जगह आपको ऑल प्रेस करना है, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।